जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास कवला, स्कूल वेकेता राजनीति विज्ञान, और आप जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस निःशुल्क यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भली भांति जानते हैं, हमारी सीरीज चल रही है आरपीएससी स्कूल वेकेता ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र में जो भी 75 प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का हम लोग बात करें 2011 से लेकर के 2024 तक सभी प्रश्नों का हम लोग 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। इसी संदर्भ में, इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, हम लोग आज बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों हिंदी विषय के बारे में। हिंदी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, पूरी सटीक रणनीति, वो सीक्रेट बातें जिससे अपकमिंग एग्जाम में, स्कूल वेकेता के एग्जाम में प्रथम प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन में लगभग 5% हिंदी के आते हैं और वो 5% 10 नंबर के होते हैं। अगर आप लोग थोड़े से सिस्टम से, थोड़े से तल्लीनता से हिंदी को पढ़ते हैं ना, तो 4% आपके इजी वे में सही हो जाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, 4% सही होना अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, वो सटीक रणनीति, वो सीक्रेट बातें, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है। एक तो फोटो मेरा है हमेशा वाला, एक फोटो है हमारे सामने, एक ऐसी पर्सनैलिटीज जो कि हिंदी विषय के अंदर, हिंदी विषय के ऊपर लगभग पिछले 15 सालों से राजस्थान के नामचीन कई शिक्षण संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने काफ़ी लंबे समय से सर से गुजारिश की, काफ़ी बार मैंने सर से निवेदन किया कि हमारी जो निःशुल्क ज्ञान गंगा बह रही है, इस निःशुल्क ज्ञान गंगा में मैं चाहता हूं कि हिंदी का लाभ बच्चों तक आ पहुंचे। उसी संदर्भ में विशेष निवेदन, विशेष आग्रह के उपलक्ष्य में हमारे सामने सुरेंद्र सर आज उपस्थित हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र सर से कि वो कमान संभाले और इस भर्ती परीक्षा में जो बच्चों की तैयारी हो रखी है, उस तैयारी में आपको क्या करना, केवल और केवल धार देनी है। धार देनी है, कम कंटेंट में मैक्सिमम मार्क्स बच्चे किस प्रकार से प्राप्त कर सके। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग क्लास में जुड़ गए तो क्लास को कंटिन्यू देखना। आप लोगों को खुद को लगेगा कि 2011 से लेकर के 2024 तक के PYQ यानी विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के पेपर में जो आए प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे, तो उसके इर्द गिर्द जो 4 ऑप्शन है, चारों का हम लोग व्याख्यात्मक सॉल्यूशन करेंगे। पूरे के पूरे प्रश्न का हम लोग पोस्ट मास्टर्म करवाएंगे। हम लोग तो क्या, कोकुंडा सर करवाएंगे। मैं तो एक केवल और केवल आप लोगों के साथ में सारथी की भूमिका निभा रहा हूँ। सर को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत आभार सर आपका। थैंक यू सर। स्कूल वेकेता फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपका फर्स्ट पेपर है। इसमें ज़्यादा तो मैं फर्स्ट पेपर वाले विद्यार्थियों को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वेकेता तक जब भी कोई विद्यार्थी आता है या मेहनत करता है तो एक बात तो सीधी सी तय हो जाती है कि जैसे सूरज को दीपक दिखाना, उसी परिभाषा को हम अंदर समाहित करते हुए आपको ये कह सकते हैं कि सारे जो यहाँ व्याख्याता के जितने विद्यार्थी आते हैं तैयारी करने के लिए, वो सब संघर्ष एक पूरा करके आते हैं। इसलिए अब आपको मतलब मोटिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा ही टॉपिक पे आ जाता हूँ। आपको जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर हिंदी के 5 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट का जो विद्यार्थी होता है उसको 5 क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अदरवाइज जैसे ज्योग्राफी का है या राजनीतिक विज्ञान का है या अदरवाइज हिंदी के अलावा कोई भी विद्यार्थी होता है, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं 5 क्वेश्चन, उसमें उन विद्यार्थियों को दिक्कत आती है। अच्छा, हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि 5-5 क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा समय लें। आपके ज़्यादा समय है ही नहीं, वैसे कुछ एक दिन बचे हैं, और लेकिन ऐसा कोई विद्यार्थी है नहीं कि वो सवाल सही नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि हमारे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सही होने चाहिए, या राजनीति के हैं वो भी सही होने चाहिए, या इकोनॉमिक्स हैं या करंट हैं या हिंदी है, सारे सवाल सही होने चाहिए। तो ज़्यादा समय ले नहीं सकते, लेकिन ये चाहते हैं कि सारे सवाल सही होने चाहिए। तो इसके लिए आपके पास एक बेहतर रणनीति और एक सटीक योजना होनी चाहिए, और कम समय में किसी भी सवाल को सही कैसे सही करें, उसके लिए आपके पास एक योजनाबद्ध टीचर या अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सारे सवाल सही कर सकते हो। और केवल आप जो यहाँ पर जो आए हुए क्वेश्चन है
अगर उस पे ही थोड़ा सा ध्यान दे और उसके इर्द गिर्द घूमे या उसका भी एनालिसिस करें, उदाहरणों को देखें, उसके नजदीक चलते रहें, तो आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इस पे ज्यादा आप समय नहीं दे सकते। अच्छा, जो सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो पॉलिटी के हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में, वो सही कर लेगा। ज्योग्राफी के हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे तो वो सही कर लेगा, क्योंकि फिक्स होता है कि खुद का जो विषय होता है और जो फर्स्ट पेपर में खुद के विषय के जो क्वेश्चन आते हैं वो सही हो जाता है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के होते हैं, उसका जो दूसरा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं तो वहां दिक्कत आती है। लेकिन वो सवाल तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कम समय में आप किसी भी सवाल को सही कैसे करें, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद आपको एनालिसिस क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर आपको सब बता दिया जाएगा। आपके यहाँ सिलेबस बताते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 75 क्वेश्चन हैं, जिसमें हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन उस पर चलना कैसे है, सवाल को सही कैसे करना है और कम समय में कैसे करना है, हमेशा यह ध्यान रखना। जिस विद्यार्थी के पास एक बेहतर रणनीति होती है और बेहतर योजना होती है, तो वो किसी भी सवाल को सही कर लेता है। आपके सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस के अंदर एक तो आपके संधि दे रखी है। मित्रों, ये ध्यान रखना है, मैं ये नहीं कहता कि संधि कैसे पढ़ाते। कभी भी कोई भी शिक्षक होता है वो संधि पढ़ाता है। पढ़ाना एक अलग बात है, सवाल करना एक अलग बात है, पढ़ना एक अलग बात है, पेपर में जाके सवाल सही करना वो भी अलग बात है। तो संधि के जो क्वेश्चन आते हैं, आप अगर उनको ज्यादा मातापची में चलेंगे तो वो गलत हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, ट्रिक बेस पे चलते हैं, तो सवाल सही हो जाते हैं। संधि का आपका ध्यान रखना, सिलेबस के अंदर संधि है, और जिस विद्यार्थियों को संधि ढंग से आती है उसको उपसर्ग आते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थी जब भी संधि पढ़ता है, या तो वो क्या करता है कि संधि को छोड़ ही देता है। आप हमेशा ये ध्यान रखना है, हिंदी के अंदर आप अगर एक टॉपिक छोड़ते हो तो ये मान के चलो कि आपका दूसरा जो टॉपिक होगा वो अपने आप ही छोड़ जाएगा। कैसे? अगर किसी विद्यार्थी को संधि नहीं आती और वो उपसर्ग पे चला जाता है और ये समझता है कि उपसर्ग मुझे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उपसर्ग जो पूरा का पूरा चलता है वो संधि के ऊपर ही चलता है। इसलिए ध्यान रखना, नींव मजबूत करते समय अगर ढंग से आप संधि पढ़ लेते हो तो मैं ये मानता हूं कि आपको उपसर्ग फ्री के रूप में गिफ्ट में दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये उपसर्ग वाला पूरा का पूरा जो टॉपिक टिका हुआ है आपके संधि में टिका हुआ है। उसके बाद में आपका जो तीसरा जो टॉपिक है यहां पर प्रत्यय है। अच्छा, मैं आपको केवल यहां पर ध्यान रखना गाइड कर रहा हूं किस तरीके से पढ़ाना है। उसके बाद में आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे जितने आए हुए हैं, उसके ऊपर आपको पूरा ही बता दिया जाएगा किस तरीके से पढ़ना है, कैसे सवाल आता है, कि सवाल को कैसे समझा जाता है, उसके इर्द गिर्द सवाल आएगा कैसे, ये सब बता दिया जाएगा। अभी आप केवल एक मार्गदर्शन के रूप में समझो कि पढ़ना कैसे है। अगर आपको संधि आ रही है तो उपसर्ग पूरे आ रहे हैं, और जिस विद्यार्थियों को उपसर्ग आ जाता है, समझ में आ जाता है कि किस शब्द को कैसे तोड़ा जाता है, कि ऐसा तो है नहीं कि उपसर्ग का सीधा ही सवाल सही हो जाता है। उपसर्ग आते समय आपको मूल शब्द का नॉलेज होना चाहिए। मूल शब्द कैसा होता है कि वो शब्द होता है जो सबसे छोटा होता है, जिसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि वो अपने आप में अर्थ देता है। यानी कि जैसे ही आपको उपसर्ग का ठीक ठाक नॉलेज होता है, आपको तोड़ना आ जाता है, तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाता है अगला टॉपिक भी प्रत्यय क्या करना है। क्योंकि उपसर्ग यहां ध्यान रखना है, आगे से पता चल जाता है तो प्रत्यय पीछे से पता चल जाता है, और उससे पहले आपको नॉलेज हो जाता है कि मूल शब्द क्या है। जिस विद्यार्थियों को ढंग से यह पता चल जाता है कि मूल शब्द इस प्रकार से होता है, मूल शब्द वो शब्द होता है जो सबसे छोटा होता है, और एक स्थिति ऐसी होती है कि हम उसको अलग कर नहीं सकते, और अलग करते हैं तो वो अपना जो मूल अर्थ होता है वो छोड़ देता है। इसका मतलब है कि उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते समय अगर आप ज्यादा मूल शब्द पे ध्यान दोगे तो आपको उपसर्ग भी समझ में आ जाएगा और प्रत्यय भी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि इन दोनों टॉपिक का आपस में कहीं ना कहीं तो जोड़ तोड़ है, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों का रिश्ता बना हुआ है। जिस विद्यार्थी को ये तीनों टॉपिक आ जाते हैं, यानी कि संधि आ जाती है समझ में, उपसर्ग आ जाते हैं समझ में, प्रत्यय आ जाते हैं, तो उसके बाद में एक जो हिंदी का जो टॉपिक है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर दिया हुआ है, और उस टॉपिक का नाम है शब्द शुद्धि। मैंने अक्सर विद्यार्थियों को देखा है कि शब्द शुद्धि, और कहते भी हैं, कुछ शिक्षकों को मैंने सुना भी है कि वो ये कहते हैं कि शब्द शुद्धि रटने का टॉपिक है। मित्रों, शब्द शुद्धि रटने का टॉपिक नहीं होता है, और रटोगे तो कितने शब्द शुद्धि के उदाहरण रटोगे, क्योंकि रटने वाले उदाहरण हम यहाँ कितने भी रट लेंगे तो भी पेपर के अंदर कौन सा सवाल आएगा ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये हमें स्थिति पता है कि शब्द शुद्धि का जो टॉपिक होता है वो संधि, उपसर्ग और प्रत्यय
इन तीनों के मेल से बनता है। यानी कि शब्द शुद्धि का अगर कोई भी उदाहरण आएगा, अगर आपको संधि, उपसर्ग और प्रत्यय वाले तीनों ही टॉपिक ढंग से आ रहे हैं तो शब्द शुद्धि का आप कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि शब्द शुद्धि बनी हुई संधि, उपसर्ग और प्रत्यय से है। उसके बाद में शब्द शुद्धि से एक मिला जुला टॉपिक है, इसके पास ही हम इसको मान सकते हैं वाक्य शुद्धि का। वैसे तो मैं ये कह सकता हूं कि वाक्य शुद्धि स्वतंत्र टॉपिक नहीं है। क्यों टॉपिक नहीं है स्वतंत्र? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस विद्यार्थी को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और आपके क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये टॉपिक अगर आपको आते हैं तो आपको वाक्य शुद्धि आते। लेकिन यहां पर हम इतना समय ले नहीं सकते क्योंकि सवाल कम है और समय अगर ज्यादा लिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट पेपर के अंदर आपके ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले टॉपिक है नहीं। जब टॉपिक नहीं है तो वाक्य शुद्धि को पढ़ना है और सवाल को सही करना है। इसका मतलब यहां पर एक तरीके से चलेंगे कि अगर इस तरीके का सवाल आएगा, अगर इस तरीके गए, क्योंकि वाक्य शुद्धि का जब भी सवाल लिया जाता है तो हमें टाइप याद होने चाहिए कि ये इस टाइप से गलत हो रहा है, ये इस टाइप से गलत हो रहा है। यानी कि एक ही क्वेश्चन पर हमें 10 बार सोचना पड़ेगा कि ये इस तरीके की गलती आ रही है, ये संज्ञा की गलती आ रही है। हाँ, संज्ञा पढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि संज्ञा सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल करने का तरीका आपको बता दिया जाएगा कि भाई इस तरीके से सवाल सही होता। ये जो टॉपिक चल रहे हैं इसमें समझाया जाता है, इर्द गिर्द चला जाता है और पेपर के अकॉर्डिंग चला जाता है और भविष्य में निर्धारण किया जाता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। उसके बाद आपकी जो टॉपिक है, जैसे एक है आपके याद करने वाला टॉपिक बोला जाता है, फिर भी हम भी आपको कहेंगे याद करने वाला टॉपिक है। एक है आपके विलोम शब्द और एक टॉपिक है आपके शब्द युगम। उसी प्रकार एक टॉपिक है आपके अनेकार्थक और एक है आपके पारिभाषिक शब्दावली। ये सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर। ठीक है, ये टॉपिक तो हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करें कि भाई साहब आपके विलोम शब्द का भी एक क्वेश्चन आएगा, एक आपके शब्द युगम का भी क्वेश्चन आएगा और एक इनमें से एक आए, ऐसे करके 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, विलोम शब्द हम कितने पढ़े? ऐसे तो विलोम शब्द 10,000 हैं और 10,000 विलोम शब्द पढ़ेंगे तो बाकी वाला सिलेबस कब पढ़ेंगे? और 10,000 पढ़ने के बाद भी क्या फिक्स है कि सवाल कैसे होगा? विलोम शब्द पढ़ते समय हमेशा एक फिक्स स्थिति होती है कि शब्द का उसी समय अर्थ देखो। सबसे ज्यादा तो गलती होती है कि विलोम शब्द दिया जाता है और पर्यायवाची दे देता है और हमें ये पता ही नहीं चलता। हम ये सोचते हैं कि इसका ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द है नहीं, वो पर्यायवाची है। दूसरी बात होती है उसकी स्थिति चेंज कर दी जाती है। विलोम शब्द याद करते समय ये ध्यान रखना है, संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा में जाएगा, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण में जाएगा, प्रत्यय का विलोम शब्द प्रत्यय में जाएगा, क्रिया का विलोम शब्द क्रिया में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विलोम शब्द याद करते समय उसकी स्थिति सही होनी चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात, विलोम शब्द ज्यादा नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जितने एग्जाम में आए हुए हैं वो विलोम शब्द आपको मुंह पे याद होने चाहिए, फिक्स याद होने चाहिए। सिलेबस आपने कम पढ़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है क्या मुंह पे याद है? याद है तो कहीं ना कहीं वो आपका टचिंग में सवाल होगा, आपको सवाल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तो आप एक अंदाजा लगा के तो विलोम शब्द का सवाल सही नहीं कर सकते और सवाल सही होता भी नहीं है, क्योंकि गलत हो जाएगा कुछ समय के बाद। यानी कि कम पढ़ना है लेकिन ढंग से पढ़ना है और मुंह पे याद होना चाहिए। और इसको एक ही मात्र है कि आए हुए सवाल पे ज्यादा ध्यान दो, वही सवाल वापस घूम के आ जाते हैं, वापस उन्हीं में से सवाल बन जाता है। उसके बाद में एक टॉपिक है शब्द युगम। शब्द युगम में कुछ विद्यार्थी पहले से ही बाहर हो जाते हैं। पहले से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि उसको शब्द युगम याद ही नहीं है। ठीक है, वो पहले ही बाहर चले गए। कुछ एक विद्यार्थियों को शब्द युगम याद है, याद होने के बाद भी वो बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते हैं? क्योंकि उसको शब्द युगम फिक्स याद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ है कि पहले तो वो विद्यार्थी पहले से ही बाहर हो गए जिसको शब्द युगम याद नहीं है। उसके बाद में और कुछ विद्यार्थी कैसे बाहर हो गए कि शब्द युगम याद है लेकिन याद होने के बाद भी उसे ये पता नहीं होता है। जैसे मान लो कोई एक शब्द लिखा हुआ है, एक में तरणी छोटा कर दिया, एक में तरणी बड़ा कर दिया। अब पेपर वाले ने आपने याद किया है कि तरणी सूर्य होता है, तरणी नाव होता है, पता ही नहीं किसका नाव है किसका सूर्य है, याद करके गए हैं, लेकिन उसने पेपर वाले ने क्रॉस कर दिया है। इसका मतलब आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा कि बड़ी है वहां पर क्या आएगा, छोटी है वहां पर क्या आएगा, फिर आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग से कि किसको कैसे याद रखे, तब जाके शब्द युगम सही होता है। नहीं तो भले ही आपको शब्द युगम याद है तब भी गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि इसके जब भी 4 ऑप्शन आएगा पेपर वाला घुमा के दे देगा, फिर आपको याद है, फिर भी आपको पता नहीं यार ये इसका हो रहा है, ये इसका हो रहा है, वो चप्पल की जगह अलग कर देगा, चपला की जगह अलग कर देगा, तर्क की जगह अलग कर देगा, तकर की जगह अलग कर देगा, उसकी जगह चेंज की जाएगी। इसलिए शब्द युग्म याद होने के बाद एक शब्द युग्म को कैसे याद रखे वो दिमाग में फिट करना पड़ेगा, दूसरा उसके पीछे अपने आप ही चल लेगा। उसके बाद बात आती है अनेकार्थ की। अनेकार्थ खूब सारे होते हैं, क्या सारे याद करोगे? नहीं, सारे याद करोगे तो यही समय चला जाएगा। ये कब पढ़ोगे? चलो ये पढ़ लोगे तो फिर भी ज्योग्राफी कब पढ़ोगे? दूसरे भी सिलेबस को पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं 5 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन का सारा मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, सारे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। इसका मतलब एक बात तो फिक्स हुई कि अनेकार्थक वही पढ़े जो बार बार एग्जाम में चल रहे हैं। दूसरी बात, जो लंबे लंबे अनेकार्थक चल रहे हैं, जैसे एक तो कर वाले हैं, सारंग वाले हैं, अमृत वाले हैं, जलज वाले हैं, द्विज वाले हैं, ये बार बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो ये एक ऐसे अनेकार्थक हैं जो हर एग्जाम के अंदर रिपीट मार रहे हैं, तो वो आपको फिक्स याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वापस उन्हीं में से सवाल घूमने वाला है। तो बेहतर रणनीति से आप कोई भी सवाल सही कर सकते हो। ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग रखो और इसमें ठीक ठाक चलते रहो, दोनों का मार्जिन औसत रखो, आप आराम से निकल जाओगे। उसके बाद में एक टॉपिक बचता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली के अंदर आप वही शब्द पढ़ें जो महत्वपूर्ण है, जो आपके रूटीन में है, जो दैनिक दिनचाल में आप उन शब्दों के अंदर उन शब्दों को देखते हो, फिर भी आप उन शब्दों को याद नहीं रखते हो, तो आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। यानी कि अगर आप यहां पर 200-250 शब्द पारिभाषिक शब्दावली अगर आप देख लेते हो, 200-250 का मतलब होता है आप 2-3 दिन देखते हो, तब भी वो आंख नजर से आपको दिख जाते हैं और वहां से सवाल सही होने का चांस बनता है। तो ये तो एक तरह का मार्गदर्शन था कि किस प्रकार से सवाल को सही करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपके जो अभी सवाल करवाएंगे, जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उसी के ऊपर चलेंगे, उसी के ऊपर मंथन करेंगे, तो फिर आपको पता भी चल जाएगा हिंदी बिल्कुल इजी है, हमें सिलेबस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कोकुंडा सर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ लो, हमारे 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।